हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटर रितिका और आज मैं लेके आई हूं एक बहुत ही क्रूशियल वीडियो आपके लिए, जहां पे मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ नाबार्ड ग्रेड ए 2023 की एग्जाम डेट्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें पता होना चाहिए कि पेपर कब होने वाला है, राइट। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एलिजिबिलिटी, सो दैट यू नो दैट आर यू इवन एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज करती हैं। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कट ऑफ इस पेपर की क्या रही है, ताकि आपके मन में एक टारगेट क्लियर हो जाए। एंड देन फाइनली आई विल शेयर अ स्टडी प्लान विद यू। तो पहली चीज से ही रिलेटेड है बाकी चीजें, तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट एनी कंफ्यूजन दैट यू हैव इन माइंड वो हट जाए और आप बहुत ही फोकस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। तो बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया है। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके पास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप अगर आप अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट, जैसे आप देख रहे हो करंट अफेयर्स क्विजेज, डेली क्विजेज, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज रोज मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो बहुत हेल्प हो जाती है आपको वहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई मन बनता है टू बाय एनी कोर्स तो ऐप से ही बाय करना चाहिए आपको। उससे ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कूपन कोड दैट यू मस्ट यूज, वो मैं आपको बता दूंगी बीच में या एंड ऑफ द वीडियो में। अभी हम स्टार्ट करते हैं राइट अवे अपना लेक्चर, ठीक है। सो एज आई सेड दैट आई एम गोना डिस्कस विद यू ये सारी चीज़ें, है ना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम डेट से। एग्जाम डेट्स के लिए ऑल्दो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, बट स्टिल इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो उसके लिए है, ये देखा है तो एक बार क्विकली देख लो ताकि एक बार फिर से रिमाइंडर मिल जाए। तो अभी तक जो नाबार्ड का एग्जाम है ना, ये पहले तो रेगुलर एग्जाम है। रेगुलर मीन्स हर साल ये पेपर होता रहा है बहुत सालों से पीछे। और नाबार्ड बिकॉज इट्स अ बॉडी विच इज लुकिंग आफ्टर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही क्रूशियल बॉडी है, लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ इट इज़ अ रेगुलेटरी कम सुपरवाइजरी बॉडी, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो है सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं है। नाबार्ड की अपने सारे जो रीजनल ऑफिस हैं दे आर इन द मेट्रो सिटीज़ ओनली, और इनका हेड ऑफिस है मुंबई में। तो उसके बारे में रिसर्च कर लो, ठीक है, उससे बेटर क्लैरिटी मिलती है प्रिपरेशन में, राइट। कमिंग बैक टू द डेट्स, तो देखिए 2019 में जो नोटिफिकेशन हुई थी आपकी, आई थी मई 2019 में। तो जो आपका एग्जाम पूरा प्रोसेस है ना, नोटिफिकेशन आना, फिर फेज 1 कंडक्ट होना, फेज 2 होना, इंटरव्यू होना, देन उसका ज्वाइनिंग आ जाना, ये पूरा प्रोसेस ना आपका 9 to 10 मंथ्स लेता है एट मैक्स। एक साल पूरा नहीं लगता है इसमें। और जैसे ही पिछला साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके कुछ मंथ्स बाद आपका अगला नोटिफिकेशन आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है नाबार्ड में कि इसकी रिक्रूटमेंट रेगुलरली चलती रहती है। तो 2019 में ये मई में आया था, आप देख सकते हो। जनवरी में अगला नोटिफिकेशन, 2020 में अगला नोटिफिकेशन जान में ही आ गया था, पर जान क्योंकि कोविड ईयर था ये वाला 2020, तो वो वाला पूरा पेपर का साइकिल आपका खराब हुआ। एंड 21 में जाके जुलाई में आपका जो है अगला नोटिफिकेशन आया था। अच्छा, पिछले 2 सालों से हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि 2021 और 2022 में जुलाई में ही आ रहा है नोटिफिकेशन, और पेपर हुआ सितंबर में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था जुलाई में ही होगा, लेकिन आरबीआई का पेपर फेज 2 हैज कंडक्टेड ऑन 30th of जुलाई। तो इस वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार पेपर थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि इसी मंथ में होगा, हम एंटिसिपेट करते हैं लॉजिक के बेसिस पे। तो वो लॉजिक ये कहता है कि अभी जो आपका पेपर होने के चांसेस हैं, वेरी हाई चांसेस आर देयर कि अक्टूबर में पेपर होगा, सितंबर एंड में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगस्त के मंथ में स्टार्टिंग में, तो आपके पास 2 महीने का समय आप ये मान लीजिए इस पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। और अगर लेट देखोगे, बाद में देख रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको वैसे देखना पड़ेगा कि कितने डेज बचते हैं। सो दैट इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इतने मेरे पास दिन है, अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज में मान के चलूंगी आपके पास है। बेस्ड ऑन दैट ओनली मैंने 60 डेज का ही स्टडी प्लान बनाया है इस वीडियो के एंड में, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको डायरेक्शन भी देनी है कि ऐसे पढ़ना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज यू नो द एग्जाम डेट्स। अब बात करते हैं आपकी जो एलिजिबिलिटी की या क्वालिफिकेशन की। तो देखिए आपको ना 2 चीजें फुलफिल करनी है। एक तो यू शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम, इससे कम के हो तो आप नहीं एलिजिबल हो इस पेपर के लिए। सेकंड ना, आप पास्ड होने चाहिए, विच मीन्स कि जो आपका रिजल्ट है ना डिग्री का, वो आ जाना चाहिए है। ऐसा नहीं हो कि आप लास्ट ईयर में आप अपियर कर सकते हो, डिग्री नहीं है हाथ में, दैट्स ओके, पर आपका रिजल्ट कहता है कि आप पास हो, दैट शैल बी ओके,
ठीक है, which takes me to my another point, which is the qualification is a bachelor's degree only, bachelor's degree in any field। तो आपके पास अगर BA है, BTech है, BSc है, BCom है, कोई भी दुनिया की डिग्री है ग्रेजुएट, और वो वैलिड है डिग्री आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को लेने के लिए। एक पॉइंट और है यहाँ पे ना, अगर आप अनरिजर्व्ड कास्ट से आते हो तो 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अनरिजर्व्ड से आते हो तो आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिलती है 5% की। ठीक है, अगर आपके पास अब एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि मैम मेरे पास तो मास्टर्स है, तब क्या? तो अगर आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों है तो मास्टर्स वाले मार्क्स ऑब्वियसली काउंट होंगे, और मास्टर्स में अगर आपके 55% है अनरिजर्व्ड से तब भी चलेगा। यही सिर्फ क्राइटेरियंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं कि एज इतनी होनी चाहिए आपकी, आप पास होने चाहिए हो, एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, एक चीज और है, 30 ईयर्स होने चाहिए हो आप अनरिजर्व्ड, अगेन 30 साल से ऊपर के हो तो फिर रिलैक्सेशन आनी चाहिए आपको SC ST OBC की 3 से 5 साल की रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो। राइट, तो अल्टीमेटली अगर मैं सम अप करूं, 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम चाहिए है, मैक्सिमम 30 ईयर्स चाहिए है फॉर अनरिजर्व्ड। आपके जो SC STs होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 to 5 ईयर्स का। उसके अलावा आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एनी डिग्री, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए अगर आप जनरलिस्ट पोस्ट में अपियर करते हैं। उस डिग्री में आपके अनरिजर्व्ड से आते हो तो 60% मार्क्स होने चाहिए, SC ST PWD तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वालिफिकेशन इज। इसके अलावा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, ना ही एग्रीकल्चर में बैकग्राउंड चाहिए है, ना ही इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड चाहिए है, कुछ ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी का। तो आपको पता चल गया कब आपका पेपर है, आप एलिजिबल हो के नहीं। अब टारगेट क्या करना है, कितने मार्क्स को आप टारगेट करके चलोगे। तो जो नाबार्ड का पेपर होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 3 इज बेसिकली इंटरव्यू में होता है। तो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ आज फेज 1 की, क्योंकि 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चलेंगे। आप पहले फेज 1 निकालोगे, है ना। तो उसके लिए जो 2 सालों की कट ऑफ मैं आपके लिए लाई हूं ताकि क्लैरिटी रहे कि मैंने पढ़ना है पर मुझे नंबर कितने लेने हैं। तो जो 2022 का आपका फेज 1 हुआ था ना, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी, अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करूं, EWS या अनरिजर्व्ड की बात करूं, तो जो मेरिट कट ऑफ जिसे बोलते हैं वो गई थी आपकी 41.75 अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है जी, EWS के लिए गई थी 29.25, OBC के लिए 37.75। ये कट ऑफ कितने में से है, 100 में से। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, विच इंक्लूड्स योर GA, ESI, ARD, ये 3 किंग सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि इनकी ही मेरिट कट ऑफ निकलती है। वो मेरिट कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी 41.75। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव टू क्लियर अ सेक्शनल कट ऑफ, यानी हर सेक्शन, 8 सेक्शंस है पेपर के, तो 8 में यू हैव टू गेट अ मिनिमम स्कोर। वो मिनिमम स्कोर कितना है, पिछले साल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो रीजनिंग 20 मार्क्स में से आपका गया था कट ऑफ 3.75। मैं अनरिजर्व्ड को यहाँ कंसीडर कर रही हूँ, टेबल में सारी दी है वैसे, पर अनरिजर्व्ड से क्या होगा ना, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये हाईएस्ट है। जैसे SC ST OBC की इससे कम ही थी, 1.50 थी। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड की थी 3.75 किसमें, रीजनिंग में। इंग्लिश में 30 में से थी 12.50, कंप्यूटर नॉलेज में 20 में से थी 5.50 आपकी कट ऑफ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर करना आपको। क्वांट में 3, डिसीजन मेकिंग है जो 10 नंबर का 1.50, GA में थी जी 3.25 आपकी, ESI में थी 2.25 और ARD में थी 6.75। अब ये सेक्शनल कट ऑफ इंडिकेट करती है दैट मिनिमम यू हैव टू गेट दिस स्कोर। इससे कम हुआ तो आप फिर कंसिडर नहीं किए जाओगे पेपर के लिए। ये कर लिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इज अब आपके टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स में, GA, ESI, ARD में बनने चाहिए 41.75। अब इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड करोगे तो ये 12 नंबर नहीं क्रॉस होते आपके, पर चाहिए आपको 41। दैट मीन्स कि सेक्शनल कट ऑफ जितने मार्क्स लेना इज नॉट इनफ GA, ESI, ARD में, बाकी में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यही बैलेंस है जो आपको नाबार्ड में बनाना है। 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, 8 में से 3 सब्जेक्ट्स हैं जो उनको वेटेज ऊपर की मिलेगी।
जीए, ईएसआई, एआरडी। बाकी सब्जेक्ट से उनको वेटेज नीचे की मिलेगी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इन पांचों को वेटेज कम दोगे, पर वेटेज दोगे, छोड़ नहीं दोगे। पलड़ा इनका भी भारी है, इसके कंपैरिजन में नहीं है पर इनका भी है, ठीक है। ये एक बैलेंस है जो आपको बना कर रखना कि मुझे क्वांट में पूरे नंबर नहीं लेने, मैं क्यों एफर्ट मारूं, रीजनिंग में नहीं लेने क्यों एफर्ट मारूं, इंग्लिश में नहीं लेने क्यों एफर्ट मारूं, किस में लेने हैं, जीए, ईएसआई, एआरडी में। तो अच्छे से पढ़ो जीए, ईएसआई, एआरडी, लेकिन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर को भी ठीक ठाक वेटेज दे दो ताकि मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। अभी मैं सिर्फ ये सारी आपको एक ईयर के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ भी आपके लिए लाई हूँ 2021 की, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि जो मैम कहना चाह रही है इट इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक। ऐसे ही नहीं, मैं वेल रिसर्च करके आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप 2021 की कट ऑफ देखो ना, मेरिट सेक्शन की 100 नंबर वाले की 53.50 थी, तो आपने देखा पिछले साल थी 41.75, उससे पिछले साल थी 53.50। तो मैम ये कट ऑफ तो चेंज होती जा रही है, फिक्स तो है नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज नो फिक्स्ड कट ऑफ, बट रेंज देख रहे हो कट ऑफ की 53.50 रही है आपकी मैक्सिमम, और जो उससे पिछले साल थी 40s में चली गई। तो अगर पेपर आपका आ गया आसान, 50 से नीचे गिरेगी कट ऑफ। अगर पेपर आ गया आपका मुश्किल तो 50 से नीचे गिरेगी कट ऑफ, और अगर आसान आ गया तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। तो मैम मुझे टारगेट करना क्या चाहिए, आपको 100 में से टारगेट करने चाहिए आइडियली 65+ मार्क्स। दिस माइट चेंज, ऑफ कोर्स हो सकता है कि पेपर मुश्किल आ जाए, कट ऑफ पीछे चले जाए, पर अगर आप ये टारगेट करोगे तो आप वहां लाइक कर जाओगे जो एरिया आपको चाहिए, जिस रीजन में आपको आना चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कट ऑफ क्या होगी, हम क्या देख सकते हैं, हमारा एफर्ट कितना होगा, हम कितना पढ़ के जाएंगे। तो आपको 100 में से 65+ टारगेट करना चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ में देखोगे तो वही कहानी है, रीजनिंग में 3.75 गई थी, इंग्लिश में 11.25, कंप्यूटर में 3.25, क्वांट में 5 नंबर 20 में से, डिसीजन मेकिंग में 1.25 गई थी, जीए 3 नंबर 20 में से, ईएसआई 4.5 नंबर 40 में से, एआरडी 6.50। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ में मैम मुझे क्या टारगेट करना चाहिए फॉर द 5 सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेरिट। इनमें तो आप हाईएस्ट जितना ले सकोगे, है ना, आपको कोशिश करना है 65+ जाए, पर इंडिविजुअली आपको सोचना चाहिए कि जो भी उस सेक्शन है, जैसे 30 मार्क्स का अगर पेपर है आपका इंग्लिश का, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस पे ना 50% ऑफ द नंबर टारगेट करूं, कि 15 नंबर बनते हैं एट मैक्स, बोल रही हूं, इससे ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ इससे नीचे जाती है, पर 15 नंबर लेने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यही सोच के पेपर अटेम्प्ट करो, वहां बैठ के पूरा ईएसआई नहीं पढ़ने, पूरा इंग्लिश नहीं सॉल्व करने लग जाना। जितने नंबर चाहिए बस उस पर एफर्ट मारो, क्वांट पूरे की टेंशन नहीं लेनी, जितने सेक्शन चाहिए उस पर एफर्ट मारो, ठीक है। तो ये था आपका टारगेट स्कोर, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को ये नहीं पता होता। तो ये आपकी फेज 1 की कहानी। अब मैम ये आपने सारा कुछ बता दिया, अब वेयर डू आई स्टार्ट, दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट, और ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो इस वीडियो के एंड तक थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ एक आधा आंसर सुन के ही निकल जाते हैं, है ना। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्टडी प्लान ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल ऑफ सिंसेरिटी। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो स्टडी प्लान, देन आई एक्सपेक्ट आप इसको फॉलो करो, क्योंकि अगर नहीं करना होता तो आप देख ही नहीं रहे होते। ये क्या इमेज डाली है मैंने, देखो मैंने एक एनालॉजी देती हूँ, जब आपने कोई समिट पे जाना है, माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, तो बहुत सारी जनता शुरू करती है बेस कैंप से, पर क्या सारे पहुंच पाते हैं पीक तक, नहीं ना। इसी तरह बहुत सारे लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग पेपर देंगे, आप देखते हो कि thousands of people are appearing for this examination, लेकिन वो इसलिए नहीं वहां से रेस से बाहर हो जाते क्योंकि पोस्ट कम थी, वो इसलिए रेस से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तो मैंने आपको बनाना है ये जो पीक पे पहुंचेगा, जो समिट करेगा माउंट एवरेस्ट को। हमारा माउंट एवरेस्ट है आपका नाबार्ड पेपर, उतना मुश्किल नहीं है ये जितना माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, लेकिन आपकी जान तो लगी जाएगी पूरी, ठीक है। अब वो जान लगे सही दिशा में, मैंने सिर्फ आपको ये बताना है। तो क्या करना है मैम, मुझे 3 स्टेप्स हैं जी, मैं 3 स्टेप्स बोल रही हूं, इसके अंदर बहुत कुछ है जो आगे भी बताऊंगी। पहला है अपने सोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करो। सारे सब्जेक्ट्स के आपको सोर्सेज पता होने चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये पहला स्टेप है। उसके बाद अपना स्टडी प्लान बनाओ, ये मैं बना के लाई हूं वैसे आपके लिए आज। टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ, एक डेली बेसिस का, वीकली बेसिस का टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपकाओ, ठीक है। इट शुड इंक्लूड अ स्टडी ऑफ 4 hours ऑन अ डेली बेसिस मिनिमम। अब
दे नहीं पड़ेंगे आपको इतने, वीकेंड्स पे ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। और लास्टली स्टे फोकस्ड, क्योंकि आपने सोर्सेज देख लिए, तैयारी कर ली जीत की, उसके लिए चाहिए क्या, आपको एवरेस्ट पे चढ़ना नहीं है बेस कैंप से जाके, आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी है रोज, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। अब ये स्टडी प्लान कहाँ लेके जाएगा आपको, ये मैं बना के लाई हूँ, इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको। तो 2 महीने अगर मैं लेके चलूं तो मैं कहती हूं कि पहले 15 से 20 दिन आपको क्या करना है, फोकस करो स्टैटिक पार्ट पे, एआरडी के स्टैटिक पार्ट पे और ईएसआई के स्टैटिक पार्ट पे। कुछ ही चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ 7 से 8 चैप्टर हैं एआरडी के और 5 से 6 चैप्टर्स हैं ईएसआई के, उन पे फोकस कीजिए आप। वो कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं आपको अलग वीडियोस में बता चुकी हूं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे आपको तब भी पता चल जाएगा। आप प्लीज उन चैप्टर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर्स की कवरेज शुरू कर दो, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके ईएसआई में भी आते हैं, एग्रीकल्चर में भी आते हैं, जीए में भी आते हैं। तो आप एक कोई मैगजीन करंट अफेयर्स की ले सकते हो, ईएसआई के मेरे सेशंस होते हैं वो देख सकते हो, है ना। न्यूज़पेपर रीड नहीं करना आपको करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। आपको करना है सोर्स कवर, वीडियोस देखो, मैगजीन पढ़ो, क्विज लगाओ, ये आप करते रहोगे, ठीक है जी। जब आप 15-20 दिन में इस पे आपको लगता है कि हाँ मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए एआरडी ईएसआई के, करने ही पड़ेंगे, उसके बाद उसे छोड़ दो, फिर किस पे आ जाओ, अगला मंथ शुरू हो जाएगा आपका, जो 30 डेज बेसिकली रहेंगे। उसमें आपने क्या करना है, एक तो प्रैक्टिस करना है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, किसके बेसिस पे, पीवाईक्यूज के बेसिस पे। वाई पीवाईक्यूज, तीर अंधेरे में नहीं छोड़ने हमने, ठीक है। अर्जुन ने तो मछली की आंख देख ली थी, आपको इतना अपने आप को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है चीजें कि सारा कुछ पढ़ने बैठो। मेरा सेक्शनल कट ऑफ है, मुझे क्या करना है, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के पीवाईक्यूज उठाओ, पिछले सालों के पेपर, वही क्वेश्चंस वही टॉपिक्स में एक्सपर्ट बनो, कट ऑफ निकल जाएगी उससे। ये आपको डेली करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कवरेज आपको डेली करनी पड़ेगी। जो पीछे पढ़ के आए हो वो तो शुरू किया था ना आपने, पीछे का भी बैकलॉग कर रहे थे, अब आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। which will include your government schemes and even reports like budget and survey। 6 महीने पेपर से पहले आपने कवर करना है। मार्च से शुरू कर लो, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और आपका पेपर आने तक अच्छे से कवरेज हो जाएगी। फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन पे तो 2-3 दिन लगा के खत्म करना, जैसे एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, सेंसस 2011, ये ना आपके बेसिकली अब 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे, तो आप अपने हिसाब से 3-4 डेज लगा के इसे खत्म कर सकते हो। और जो आप करंट अफेयर्स कर रहे थे वो जीए में भी आएंगे, है ना। करंट अफेयर्स आपने किए 6 महीने के, उसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स आपको करने पड़ेंगे जो कि सिलेबस से रिलेट नहीं करते, जैसे ईएसआई एआरडी वाले करंट अफेयर्स नहीं, रादर जो आपके जीए वाले होते हैं ना, जैसे स्पोर्ट्स, ऑबिचुरीज, कोई अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ऐसे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आप 3 से 4 महीने बिफोर द पेपर कर लीजिए, ठीक है। ये है जो मेन टाइम आपका रहेगा, बिल्ड करेगा आपकी प्रिपरेशन को। और इससे पहले जो आप करोगे ये ना आपको मोड में लेके आएगा कि मेरा फाउंडेशन कवर हो चुका है, मेरे को नॉलेज है एग्जाम्स की। ड्यूरिंग जब आप ये प्रिपरेशन करोगे ये आपको बूस्ट देगा आगे जाने के लिए। ये 1 महीना आपको जान लगानी पड़ेगी पूरी। और जो आखिरी के 15-20 दिन बचेंगे आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स तो चलते ही रहेंगे, नए आते रहेंगे, पढ़ते रहने, छोड़ने नहीं है। पेपर आने से 1 हफ्ता पहले तक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मैं भी सेशंस डालूंगी, अकेले नहीं छोड़ेंगे आपको, मैं भी आऊंगी रोज आपके लिए, हमारे और फैकल्टीज भी आएंगे। तो करंट अफेयर्स डेली कवर करते रहिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना चालू करना पड़ेगा आपको, अपने आप को हैबिट में लाना पड़ेगा। एवरीडे बैठ के 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना, जिसमें से 100 नंबर तो जीए ईएसआई एआरडी के हैं, तो 100 क्वेश्चन रट लो। तो अगर आपने 15 टेस्ट लगाए, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन थे जीए ईएसआई एआरडी के, 1500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो याद होने चाहिए आपको। यस, वहां से ही बहुत सारी कवरेज हो जाएगी। और लास्ट में आपने डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस करना है। देयर इज अ पीडीएफ अवेलेबल हमारे पास डिसीजन मेकिंग की, सेशन भी लेने वाले हैं जो हमारे फैकल्टी हैं वीर सर, और कंप्यूटर अवेयरनेस की भी पीडीएफ और सेशंस रहेंगे, बस उतना करके जाना। कोई रॉकेट साइंस नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो ये है जी जो आपका प्लान है पूरा। इसको डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, पर लार्जली आपको इसी एरिया में रहना है। इसके बाहर पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे पता है दिस इज इजियर सेड देन डन। मैं बोल रही हूं तो इसमें जब करोगे ना, इसको जान लगेगी आपकी। वही जान लगाने के लिए मैंने आपको कहा था, मुझे चाहिए आपका एफर्ट। कंसिस्टेंसी होगी तो आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। ये आपको पता चल गया, एलिजिबिलिटी अब आपको पता है, तभी आप आगे बढ़ रहे हो। कट ऑफ आपके मन में है कि मुझे ये टारगेट करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। प्लान मैंने दे दिया, इंप्लीमेंटेशन आपके हाथ में है।
ठीक है, आई एम थिंकिंग दैट दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में, फील फ्री टू आस्क, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे. आई विल बी हैप्पी टू आंसर. I have a टेलीग्राम ग्रुप ESI 24/7 बाय रितिका चावला. इसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, इस टेलीग्राम ग्रुप को. वहाँ पे मैं फ्री कंटेंट, कभी कभी क्वेश्चंस डाल देती हूँ, PDFs आ जाती हैं, तो वहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी. आप मेरे साथ टच में भी आ सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू. ठीक है, जाके सर्च करोगे मिल जाएगा. एंड अगर आप वेट कर रहे हो कोई कोर्स बाय करने का, तो आप चेक कर लेना. अभी एज ऑफ नाउ हमारी ऐप पे जाओगे, नाबार्ड ग्रेड ए में डबल वैलिडिटी चल रही है. तो अगर आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, जो नाबार्ड का डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें मेरी क्लासेस 11 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी. आई टेक ESI एक्सक्लूसिवली. पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, करंट, स्टैटिक सारा कुछ मैं कराती हूँ. और ये आप बाय कर सकते हो Y754 कूपन कोड का यूज करके. Y754 कूपन कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप मोर देन 77% का डिस्काउंट अवेल कर पाओ. ठीक है जी, तो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट किए बिना आपने नहीं जाना है. ठीक है, बाय बाय, सी यू सून.